भूम के आमोदपुर में चीनी मिल के पास से एक कसूने मकान से ताजा बम को बरामद किया और पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में हिंसा प्रभावित भांगर का दौरा किया। 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। बंगाल में नामांकन के आखिरी दिन भी कई जगह हिंसक झड़प हुई। बीरभूम के सेंथिया इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया, कई वाहन तोड़े गए, बीडीओ दफ्तर के बाहर भी बमबाजी की गई। साउथ 24 परगना में पुलिस ने उपद्रवियों पर हवाई फायरिंग की। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं नॉर्थ दिनाजपुर में सीपीएम समर्थकों पर फायरिंग कर दी। नामांकन भरने जा रहे लोगों पर गोलीबारी की गई, जिसमें सीपीएम के 3 समर्थक घायल हो गए। पंचायत चुनाव को लेकर हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। साउथ 24 परगना में 2 और उत्तर दिनाजपुर में 1 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिंसा में कई दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के राजभवन ने बयान जारी कर हिंसा में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। राज्य में हो रही हिंसा को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कहा कि 48 घंटे के भीतर आदेश का पालन किया जाए। पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी टीएमसी अब आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं बंगाल के राज्यपाल ने आज हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा पर सियासत भी शुरू हो गई है। हुगली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प को लेकर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर हमला बोला तो सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर बंगाल की छवि खराब करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी ने किसी उपद्रवी को टिकट नहीं दिया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस हिंसा पर कहा कि बंगाल में लोकतंत्र का जनाजा निकाला जा रहा है। वहीं बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं भांगोड़ इलाके के लोगों का दावा है कि पुलिस भी हिंसा को रोकने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात हुई। आज सुबह से इलाके में पुलिस की मौजूदगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सुबह भी पुलिस के लोग वहां पर मौजूद नहीं हैं। और अब बात मणिपुर की करेंगे। मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस गया है। इम्फाल में हिंसक भीड़ ने बीती रात केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह के घर को आग लगा दिया। और वहीं इस खबर के बाद केंद्रीय मंत्री ने शांति की अपील की है। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पास कोंगबा में दंगाइयों ने एक बार फिर से हिंसा की है। दंगाइयों ने कोंगबा में केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह के घर में आग लगा दी और देखते ही देखते आरके रंजन का पूरा घर आग की चपेट में आ गया। जिस वक्त दंगाइयों ने वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त विदेश राज्य मंत्री आरके सिंह घर पर नहीं थे। उस वक्त आरके सिंह केरल में थे। आरके सिंह के मुताबिक दंगाइयों ने उनके घर पर पेट्रोल बम से हमला किया था, जिसकी वजह से उनके घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में ज्यादा नुकसान हुआ है। Some of my houses were burned down. That is my own sweat earning money. I am not a corrupt. आरके सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राज्य में शांति बनाए रखें। जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं। इम्फाल में पिछले कुछ दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। बावजूद इसके मणिपुर के अलग अलग इलाकों में हिंसा हो रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये जानकारी है, जहां एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए सभी आतंकवादी विदेशी हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है और पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल ये आतंकी एलओसी के पास से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। इसी समय आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए 5 आतंकी विदेशी हैं। इससे पहले 2 जून को राजौरी में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 1 आतंकी को मार गिराया था।
मई की शुरुआत में भी राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ था। इस दौरान 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 आतंकी मारे गए थे। घाटी में सुरक्षा बल आतंकियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से घाटी से लेकर सीमा से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है और उनका सफाया कर रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। सलूनी इलाके में धारा 144 लागू है। भीड़ के हंगामे की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं, जहां युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और सैकड़ों लोगों की भीड़ ने किहार थाने में घुसने की कोशिश की और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामला डलहौजी विधानसभा की भांदल पंचायत का है, जहां युवक की हत्या के बाद उसके शरीर के टुकड़े कर बोरे से बरामद हुए थे, जिसके बाद लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की मांग करते हुए भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी। आरोपियों को फांसी की मांग करते हुए लोगों ने किहार थाने में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को रोका। लोगों के हंगामे के बाद एसपी और उपायुक्त घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सलूनी इलाके में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले को सांप्रदायिक रंग देने की अपील की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांत राज्य है। हमारी सरकार का दायित्व अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा मुहैया करवाना है। तो सलूनी इलाके में अपने हालात देखिए, वहां पर धारा 144 लागू की गई है एहतियात के तौर पर। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिपरजॉय की। गुजरात में बिपरजॉय चक्रवात को 16 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। सौराष्ट्र कच्छ के रास्ते ये कमजोर होता जा रहा है अब, और रात भर तूफान ने काफी तबाही मचाई है। तेज हवा और भारी बारिश से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। कई गाँव में बिजली नहीं है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुरुवार को गुजरात पहुंच ही गया। समंदर की ऊंची लहरों और तेज हवाओं ने बता दिया कि बिपरजॉय गुजरात पहुंच चुका है। शाम तक ये तट के पास पहुंचेगा और जखाओ के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा और तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 kmph गोस्टिंग टू 140 kmph होने का पूर्वानुमान किया गया है। कुछ इलाकों में शाम होते ही तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। भुज में हालात बेहद खराब रहे। यहाँ कई बिजली के खंभे और कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला और जनजीवन को सामान्य करने के लिए अपने मिशन में जुट गए। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन के प्रभाव में सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात रीजन में बारिश की संभावना है। साथ ही साउथ राजस्थान में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में इसका कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हमारा पूर्वानुमान है, इससे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट दिल्ली एनसीआर में है ये, मगर तो सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ेगा तब इसके प्रभाव में कुछ मॉइस्चर आ जाएगा, क्लाउडनेस। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने द्वारका के पास रुपेर बंदरगांव का जायजा लिया और जी न्यूज से बातचीत भी की। गृह मंत्री के मुताबिक अभी तक इस तूफान में किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग जख्मी जरूर हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हर्ष भाई, देख रहे हैं लगातार आप जगह का विजिट कर रहे हैं, क्या कुछ अभी तक पता चला है? खासतौर पे जो साइक्लोन के बाद कई जगहों पर पेड़ उखड़े हैं, बिजली काफ़ी जगह पे कट गई है, बिजली के खंभे गिरे हैं, क्या कुछ इसको लेकर काम चल रहा है इस वक्त? गुजरात में सुबह 8 बजे तक किसी भी प्रकार के कैजुअलिटी की, किसी भी प्रकार के मृत्यु की जानकारी नहीं आई है। जख्मी ज़रूर कुछ लोग हुए हैं, उनका इलाज चालू है। 22 जितने हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे थे वो जख्मी हुए हैं, उनका भी इलाज चालू है। भगवान द्वारकाधीश और सोमनाथ दादा की असीम कृपा ये पूरे सृष्टि पे रही है और ख़ास तौर पे गुजरात की धरती पे ये दोनों मंदिर और ये पुण्य भूमि है। ये दोनों के आशीर्वाद से कल की चुनौतियों का सामना करके पार तो हो गया। और बिपरजॉय का असर मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। बीती रात मुंबई में तेज बारिश हुई और वहीं आज भी मुंबई में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। बिपरजॉय का दायरा कितना बड़ा है ये बताने के लिए मुंबई और गुजरात की ये 2 तस्वीरें काफी हैं। गुजरात के कई जिले दोपहर बाद से ही बिपरजॉय का असर महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में इस तूफान का असर दिन ढलने के साथ ही दिखने लग गया था।
देर शाम गेटवे ऑफ इंडिया के पास ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और अचानक ही हवा की रफ्तार भी तेज हो गई। जो लहरें हैं वो उफान मार रही हैं, साथ ही साथ जो हवा है उसमें भी काफी ज्यादा रफ्तार पहले के मुकाबले देखने मिल रही है। जहां पहले IMD द्वारा ये उम्मीद जताई गई थी कि 40 से 45 किलोमीटर की हवाएं चलेंगी, वहीं अब इस हवा में काफी हद तक इजाफा है और करीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देखने मिली है। बिपरजॉय के असर की वजह से मुंबई के कई इलाकों में देर शाम बारिश भी हुई। हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी दिखाई दी। यहाँ तूफान का असर ऐसा नहीं था कि लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़ता। आज भी मुंबई में समंदर की लहरें उठ रही हैं, लेकिन कल के मुकाबले बेहद कम है। आगे बढ़ेंगे। यूपी में लोकसभा के चुनाव से पहले सियासी समीकरण में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके संकेत वाराणसी में हुई सीएम योगी और राजभर की मुलाकात के बाद से मिले हैं। लोकसभा के चुनावों से पहले यूपी में बीजेपी और सुबह सभा के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बनारस में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात वाराणसी के सर्किट हाउस में हुई। इतना ही नहीं, दोनों के बीच करीब आधे घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। इस दौरान सीएम योगी ने ओम प्रकाश राजभर को लखनऊ में मुलाकात करने के लिए भी कहा है। सीएम योगी ने ओम प्रकाश राजभर को बेटे की शादी की शुभकामनाएं भी दी। मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष अपनी लड़ाई से भटक चुका है। देखिए, विपक्ष का काम जो होता है, अब विपक्ष अपनी लड़ाई से भटक चुका है। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। 2024 से पहले यूपी में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो सकता है, जिसका संकेत सुबह सपा के प्रवक्ता और ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर दे चुके हैं और माना जा रहा है कि लखनऊ में होने वाली बैठक के बाद औपचारिक ऐलान हो सकता है। सीएम योगी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जी न्यूज से खास बातचीत की और जयवीर सिंह ने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, वो हमारे पहले भी सहयोगी रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का मन है बीजेपी के साथ आने का, तो उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को लेकर एक बार फिर चर्चा गर्म हो गई। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की तो सियासी चर्चा भी शुरू हो गई। हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह है। सर, क्या माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां बीजेपी से और गठबंधन जल्दी? कल मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। आप लोग चाहते क्या है? आप मतलब संवादहीनता, लठतंत्र। अरे लोकतंत्र में संवाद तो रहना ही चाहिए। कोई साथ रहे न रहे, मिलना जुलना, उठना बैठना, लोक हित की बातें, राजनीतिक बातें, परिचर्चा, चर्चा, ये तो लोकतंत्र की सतत प्रक्रिया है जो चलती ही रहनी चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने एक सर्वे कराया जिसमें 30-32 सीटें हैं जहां ओम प्रकाश राजभर का असर है। उन्होंने खुद सर्वे कराया है, तो ये माना जा रहा है कि 2024 में ओम प्रकाश राजभर एक बार आपके साथ फिर रहेंगे। 17 में ये तो राजभर जी का मन है और राजभर जी ने जैसा हमें विधान परिषद में भी सहयोग करने का काम किया है, और अगर वो उनका मन है तो स्वागत है, कौन दिक्कत है। मिलना मिलाना, जहाँ वैचारिक समानता होती है, वैचारिक से मिलना मिलाना होता है, तभी लोग नजदीक आते हैं। जी न्यूज़।